तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी की बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है दोस्तों। कहानी का नाम है साथी आसरा। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। मैं एक बस ड्राइवर हूँ सरकारी। करीब 17-18 साल हो गए हैं मुझे सरकारी बस चलाते हुए। साथी आसरा के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले ही इस चैनल में साथी आसरा क्या होता है, कैसा होता है, इस पर एक कहानी अपलोड की जा चुकी है। आप उस कहानी को सुन सकते हैं, जिसके साथ साथ कहानी के साथ साथ साथी आसरा के बारे में भी जानकारी दी गई है। कहानी को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो आइए मैं आपको मेरे साथ घटी एक घटना सुनाता हूँ। हालांकि ये घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे साथी सोमा के साथ घटी थी। मैंने अपने साथी का नाम कहानी में बदल दिया है, क्योंकि मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता। तो हुआ ये था कि उस दिन मैं हमेशा की तरह दोपहर की शिफ्ट में काम पर गया था। हाजिरी लगाने के बाद मैंने बस संभाली और कंडक्टर के साथ सफ़र शुरू किया। शाम का वक्त हो चुका था। करीब 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमारी बस बंद हो गई। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन बस चालू नहीं हुई। आखिरकार पास के गांव में जाकर हमने बस टिपर पर कॉल कर बताया कि बस ख़राब हो गई है, और वहां पर बस में बैठे पैसेंजर की दूसरी बस में बैठाने की व्यवस्था की। जहां पर बस बंद हुई थी वो जगह बहुत ही शांत और सुनसान थी। करीब 2 घंटे बाद मैकेनिक आ गए, मगर वो भी बाइक से आए थे। अब क्योंकि बस को खींचने के लिए बड़ी गाड़ी नहीं थी, अब बस को वहीं उसी जगह पर रिपेयर करना ही एकमात्र उपाय था। अब मैकेनिक ने बस का काम शुरू कर दिया और करीब 3 घंटे बाद बस ठीक हो गई। तब तक बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। मैकेनिक बस ठीक होने के बाद अपने साथ लाई गई बाइक के साथ वापस चला गया, और उसके जाने के बाद हम भी 5-10 मिनट बाद उसके पीछे ही वहाँ पर वापस निकल पड़े। वहाँ पर आगे ही कुछ दूर पर घाट का रास्ता था, जो कि छोटी मोटी पहाड़ियों के बीच से गुजरता था। जैसे ही हम घाट चढ़कर थोड़ा आगे गए, बस फिर से बंद पड़ गई। अब तो मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था, क्योंकि मेरे पहले ही 6 से 7 घंटे बर्बाद हो चुके थे। ऊपर से जिस जगह पर हमारी बस बंद हुई थी वहाँ तो ना कोई टेलीफोन था और ना ही नज़दीक कोई गांव था। फिर हम दोनों ने मिलकर इंजन को खुद ही चेक किया। इंजन बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका था। कंडक्टर, जिसे मैं सोमा बुलाता था, उसने बोला कि भाई, जब हम घाट चढ़ रहे थे तो हमें एक छोटी नदी दिखाई दी थी। तो ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ और वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। मैंने उससे कहा ठीक है, चलो तब तक मैं देखता हूँ कोई गाड़ी वगैरह मिलती है क्या। मैं बस की हेडलाइट की रोशनी में खड़ा था, पर बाकी चारों तरफ घना अंधेरा था। हमारी बस के अलावा वहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। और फिर कुछ देर बाद सुमन पानी की कैन ढूंढकर उस कैन को लेकर घाट के नीचे उतरने लगा, और दूसरी ओर मैं वहीं खड़ा किसी की मदद मिलने की इंतज़ार कर रहा था। करीब 15 या 20 मिनट के बाद अचानक मुझे एक जोर की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि शायद ये सोमा की ही आवाज़ थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बस की चाबी निकाली और एक लोहे की रॉड उखड़ाई और तेज़ी से उस ओर चल पड़ा जिस दिशा में सोमा गया था। करीब 7 से 8 मिनट चलने के बाद मैं भी नदी के पास पहुंचा, मगर वहां जाते वक्त मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने देखा कि नदी के पानी पर कुछ सफ़ेद सा चमक रहा था, या फिर शायद तैर रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वो चीज़ गायब हो गई। उस वक्त मेरे पास टॉर्च नहीं थी, क्योंकि सोमा पानी लाने के लिए टॉर्च साथ में ले गया था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और उस दिशा वाल बढ़ता गया। एक तरफ मैं आगे जाने से डर भी रहा था, और दूसरी ओर मुझे सोमा की बहुत ज़्यादा चिंता भी हो रही थी। मैं तेज कदमों से चलता हुआ नदी के किनारे जाकर पहुंचा।
मगर वहाँ मुझे घने अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब करीब 15 से 20 मिनट तक मैं सोमा को नदी के किनारे ढूंढता रहा। ज़ोर ज़ोर से उसे आवाज़ भी देता रहा, मगर कोई भी जवाब नहीं मिला। उसकी टॉर्च की रोशनी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और तभी मुझे नदी के पानी में कुछ हलचल सुनाई दी, जैसे कोई तेज़ी से बढ़ता हुआ आगे आ रहा हो। चाँद की हल्की रोशनी में अब मुझे आसपास का थोड़ा बहुत दिखने लगा था। मैं वहीं पत्थर पर अपनी लोहे की रॉड मारते हुए सोमा को पुकार रहा था। उम्मीद थी कि वो मेरी आवाज़ सुनकर जवाब दे देगा, मगर चारों तरफ पानी की हल्की गड़गड़ाहट और सिर्फ रात के कीड़ों की आवाज़ ही आ रही थी। मैं उस दिशा में पत्थरों से नीचे उतरा जहाँ पर पानी की आवाज़ आ रही थी, और तभी मेरी नज़र एक बड़े पत्थर के पास पड़ी। सोमा वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसके खाकी कपड़े पानी में भीगकर और भी काले दिखाई दे रहे थे, और शायद इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया था। वो नदी के किनारे पत्थरों के बीच पानी में गिर पड़ा था। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसे खींचकर पत्थरों से उठाया और फिर ज़ोर ज़ोर से उसकी छाती दबाने लगा। सोमा, सोमा उठ, सोमा, सोमा तुझे क्या हुआ है? मगर वो बस बेहोश सा पड़ा था। मैं उसके हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगा था, उसकी छाती पर, पीठ पर हाथ से मारने लगा। और तभी अचानक मुझे पानी में कुछ हलचल महसूस हुई, और उस आवाज़ से मैं चौकन्ना हो गया और चुपचाप चारों ओर देखने लगा, मगर वहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैं जल्दी से खींचते हुए सोमा को पानी के ऊपर ले गया। उसी वक्त मैंने देखा कि पानी में कुछ चमक रहा था, मगर धीरे धीरे उसकी रोशनी बुझती जा रही थी। मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो देखने पर पता चला कि सोमा के पास की टॉर्च जो पानी में गिर गई थी, वही टॉर्च चमक रही थी, लेकिन अब वो बंद हो गई थी। मैंने फिर ज़ोर ज़ोर से सोमा की छाती को दबाने लगा, और तभी उसने एक लंबी सांस ली। फिर वो धीरे धीरे होश में आने लगा। सोमा के होश में आते ही मुझे सुकून मिला। मैं थकान और घबराहट से हाथते हुए वही ज़मीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद जब सोमा थोड़ा संभला तो मैंने उससे पूछा, सोमा क्या हुआ तुझे? तू यार पानी में कैसे गिर गया? सोमा ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उससे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर से दो अलग अलग आवाज़ें आ रही हों। मैंने उसे उठाते हुए कहा, चल उठ, हमें ना बस के पास जाना चाहिए। जैसे ही मैंने ये कहा वो ज़ोर ज़ोर से कराहने लगा। सोमा, सोमा उठ, चल यार, यहाँ मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन वो बस कराते हुए, ना नहीं कहते हुए अपना सिर हिलाने लगा। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। सोमा, या तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? क्या हुआ है? कुछ बताएगा भी, और या फिर ऐसे ही नाटक करता रहेगा? देख, तेरी ऐसी हरकतों से मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ यार, मजाक मत कर। आखिरकार फिर उसने अपनी घरघराती हुई आवाज़ में बताया, वाह, हमें जाने नहीं देगी, तू यहाँ से भाग जा। उसकी इतनी बात सुनते ही मैंने घबराकर इधर उधर देखा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात कर रहा है। मैंने फिर घबराते हुए पूछा, कौन कौन जाने नहीं देगा? यहाँ कौन है? उसने बस नदी की तरफ अपनी गर्दन मोड़ ली और फिर उसी अजीब आवाज़ में कहराने लगा। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसके साथ आखिर वहाँ क्या हुआ था। मैंने उसे अपने हाथों से उठाने की कोशिश की और उससे पूछा, सोमा, सोमा, साफ साफ बता यार, क्या हुआ है? चल चल, हम ऊपर चलते हैं, और अगर तू नहीं चल सकता तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ। और इतना कहकर मैंने उसे अपने कंधे पर हाथ रखा, और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी जलते हुए लोहे को छू लिया हो।
उसकी पीठ पर मुझे किसी के निशान का एहसास हुआ। चाँद की हल्की रोशनी में मैंने उसकी पीठ देखनी चाहिए, उसका कपड़ा उठाकर, और वो देखकर मैं सन्न रह गया। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा हाथ का निशान उभरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसके पीठ पर मारा हो। वो चोट इतनी गहरी थी कि उसकी पूरी पीठ काली नीली पड़ गई थी। वो हिस्सा पूरी तरह से सूज चुका था। उसकी त्वचा किसी जले हुए सड़े हुए मांस जैसी लग रही थी। अब मुझे शक होने लगा कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है और ये कोई आम घटना नहीं थी। ये किसी इंसान का किया हुआ काम था ही नहीं। इसमें ज़रूर कोई अजीब अनदेखी शक्ति शामिल थी। मैंने उसे सहारा देते हुए चलने को कहा, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से कराते हुए रोने लगा। उसकी पीठ इतनी ज़्यादा घायल थी कि शायद उसकी हड्डियां भी टूट चुकी थीं। वो चल ही नहीं पा रहा था। किसी तरह घसीटते हुए मैं उसे ऊपर के ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी नदी के किनारे बैठे पेड़ पर कौवे ने तेज़ी से शोर मचाना शुरू कर दिया। कौवे इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि मैं खुद डरने लगा था। अब अंधेरे में वो कौवे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजानी ताकत से डर कर चिल्ला रहे हों। अब मैंने सोमा को साथ लेकर और तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने उसे उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और ज़ोर से उसे खींचने लगा, लेकिन सोमा और ज़ोर से कराने लगा। वो काँप रहा था, रो रहा था और बार बार अपना सिर ना में हिला रहा था, जैसे वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा हो कि मुझे यहीं छोड़ दे, मुझे अपने साथ मत ले जा। लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता था किसी भी हालत में। मैं उसे लेकर आगे बढ़ा और जैसे ही हम थोड़ा और आगे गए, चाँद की रोशनी में मुझे थोड़ा और साफ नज़र आने लगा। उस रोशनी में मैंने सोमा का चेहरा देखा और उसका चेहरा देखकर मेरा तो खून जम गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, जैसे किसी ने उसका पूरा खून निचोड़ लिया हो। चेहरे पर नसें उभर कर काली नीली पड़ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके खून में कोई जहर फैल गया हो। आंखें बाहर निकल आई थी जैसे उसके खून में, और उसके शरीर में जान ही ना हो। चेहरे का मांस भी थरथरा रहा था। मैं नदी किनारे आगे बढ़ते हुए एक सड़क में पहुंचने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों के बीच से एक सरसराती हुई आवाज़ सुनाई दी। लगा कि कोई बहुत तेज़ी से हमारे पीछे आ रहा हो। डर के मारे पीछे देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरे पैर कांपने लगे थे, लेकिन मैं सोमा को छोड़ भी नहीं सकता था। मैंने और हिम्मत जुटाई और वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की, और तब मैं सड़क पर कदम रखने ही वाला था कि तभी सड़क की आवाज़ एकदम से पीछे आई और फिर एक थप्पड़ जैसी तेज़ आवाज़ हुई। सोमा, जो अब तक करा रहा था, झुककर चल रहा था, मतलब कि उससे जिससे अभी तक ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, अचानक से वो एकदम से सीधा खड़ा हो गया। उसका शरीर जैसे पत्थर सा जड़ हो गया था। उसकी जैसे सांस अटक गई थी। अभी तक जो कराने की आवाज़ आ रही थी वो भी अचानक बंद हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें कहीं शून्य में देख रही थी, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। मुझे उससे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल साफ साफ महसूस किया था। उसकी पीठ पर किसी ने फिर से एक जोरदार प्रहार किया था और उस पल उसका पूरा शरीर एक झटके से हिला था और अगले ही पल वो बिल्कुल शांत हो गया। मुझे बस उसकी धीमी सांस सुनाई दी और फिर उसने खड़े खड़े ही दम तोड़ दिया। मैं बस उसकी तरफ देखता रह गया। मैं उसे बस कुछ कहने ही वाला था कि तभी सोमा पीछे एकदम ऐसे गिरा जैसे कोई कठपुतली गिरती है। जैसे ही वो गिरा, झाड़ियों में से किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचना शुरू कर दिया। मैंने वो देखा और वहाँ से भागकर एकदम से दूर हो गया। वहाँ कोई था जो उसे खींचकर झाड़ियों के बीच से नदी की ओर ले जा रहा था। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तब भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बस कुछ सेकंडों में
पानी में तेज झपक की आवाज़ हुई और मैं समझ गया कि सोमा पानी में समा चुका था। और फिर मैं वहीं पर देखता खड़ा रह गया। ये सब इतना अजीब, इतना डरावना था कि मेरे शरीर से जान ही निकल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर की पूरी ऊर्जा ही खींच ली गई हो। जब मैं थोड़ा होश में आया तो मैं इतना घबरा गया कि बिना कुछ सोचे समझे बस की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं बस के पास पहुंचा और बस के पास जाकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, सारी खिड़कियां बंद कर ली और अंदर की सारी लाइटें जगा ली। और फिर मैं वहीं बीचों बीच बैठ गया। डर के मेरा पूरा शरीर ही कांप रहा था। शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। आंखें भी बंद करना चाह रहा था लेकिन बंद ही नहीं कर पा रहा था। सोमा का वो सफ़ेद चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अंधेरे कोने से कुछ निकलकर एकदम अचानक मेरे सामने आ जाएगा और फिर वो मुझे भी अपने साथ खींच कर ले जाएगा। मैं उस डर से मैं पूरी रात वैसे ही बैठा रहा। आंखें बंद करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार धीरे धीरे जब चारों ओर सूरज की रोशनी फैली तब मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि मैं अब भी जिंदा हूँ। और उसके कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी गाड़ी के पास आ गया, दरवाजे के पास, और उसने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा, ये गाड़ी कहाँ जा रही है? मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बस उनकी ओर देखा और चुपचाप बैठा रहा। उन्होंने 2-3 बार फिर से लोहे के दरवाजे पर हाथ मारा और फिर वैसे वही सवाल दोहराया, अरे बाबा, ये गाड़ी कहाँ जा रही है, बताओ तो सही। आखिरकार मेरी आंखों से आंसू आ गए। अंदर से एक अजीब सा घुटन वाला एहसास हो रहा था, जैसे मुझे रोने का मन कर रहा हो। और फिर मेरी ऐसी हालत देखकर वो बुजुर्ग आदमी मेरी खिड़की के पास आ गया और फिर वो नरमी से बोला, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने दरवाज़ा खोला और वो मेरे पास आकर बैठ गए। फिर भी मैं काफ़ी देर तक चुपचाप बस रोता रहा। उसके थोड़ी देर बाद मैंने होश संभाला तो मैंने उन्हें रात में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनाने के बाद वो बुजुर्ग आदमी गहरी सांस लेकर बोले, बेटा शुक्र मना, तू बच गया। कल पूर्णमासी की रात थी, क्या ये तुझे पता ही नहीं था? मैंने उन्हें हैरानी से देखा और फिर उन्होंने आगे बताना शुरू किया। अब देख, ध्यान से सुन। जो तेरा दोस्त था वो साथी आसरा के घेरे में फंस गया था और उसी का अंजाम उसे भुगतना पड़ा। और फिर उन्होंने मुझे साथी आसरा के बारे में बताया, जो मैं तुम्हें संकेश में समझाता हूँ। साथी आसरा का मतलब होता है कि 7 अप्सराएं। समय के साथ साथ ये नाम बदलकर साथी आसरा बन गया है। ऐसा माना जाता है कि ये साथी आसराएं या 7 अप्सराएं पूर्णमासी या फिर अमावस की रात को नदी, तालाब और कुएं जैसी जगहों पर आती हैं और वहाँ पर पानी में खेलती हैं। लेकिन अगर कोई भी इंसान उस वक्त उनकी मौजूदगी वाली जगह पर चला जाए तो वो उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ती। असल में जब तक हम वहाँ से बाहर निकलने वाले थे तभी तक उनकी हद थी, यानी कि उस जगह से बाहर निकलने से पहले ही सोमा को उन्होंने अपने घेरे में ले लिया और उसे वहाँ से बाहर जाने ही नहीं दिया। इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता उसकी जान चली गई। रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब मैं भुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ वक्त बाद सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई और कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और फिर उन्होंने ही बस डिपो और पुलिस स्टेशन को खबर कर दी। लेकिन बदकिस्मती से सोमा की लाश कहीं भी नहीं मिली। वो चला गया और फिर कभी लौटकर ही नहीं आया। अब साथी आसरा वाली बात पुलिस को बताने में कोई फ़ायदा ही नहीं था और इसलिए यही कहा गया कि वो रात के अंधेरे में नदी के पास पानी लाने चला गया था और शायद उसी दौरान वो डूब गया। दोस्तों, ये जो भी हुआ वो वाकया ही साथी आसरा का असर था या फिर कोई और रहस्यमयी ताकत थी, मैं तो नहीं जानता। लेकिन एक बात तो पक्की है, हमारे यहाँ
गांव-गांव में आज भी लोग पूर्णमासी और अमावस की रात को नदी, कुएं और तालाब जैसी जगहों से जाने के लिए बचते हैं। सच झूठ तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, पर मेरा मानना है कि हमें कुछ ताकतों की, कुछ चीज़ों की इज्जत करनी चाहिए। सोमा की बदकिस्मती थी कि उसे और मुझे पता ही नहीं था कि आज अमावस की रात है और इसीलिए वो उसमें फंस गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसे डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने 2000 लाइक नहीं किया, आज का टारगेट है 10,000 व्यूज़। बस ये आप कंप्लीट कर दें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।